बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर रात के पिम्स अस्पताल में लाया गया और उनकी आंख के अंदर एक इंजेक्शन और लगाया गया। ये चौथी मरतबा इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया है, लेकिन एक मरतबा भी उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। इमरान खान साहब की बहनें आज, क्योंकि मंगल का दिन था, वो अपने भाई को मिलने के लिए भी जेल गए, लेकिन वहाँ पे मुलाकात भी नहीं करवाई गई। अब ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि इमरान खान किसी को दिखाई नहीं देगा, इमरान खान किसी को सुनाई नहीं देगा। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब की ज़िद है कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा और मैं निशान इबरत बनाऊंगा। इमरान खान को तोड़ना, उसे झुका हुआ देखना, उसे कमज़ोर देखना, उससे माफ़ी मंगवाना, ये आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को इतनी अना ना दे या इस लेवल तक कोई ना जाए कि उसको ये सारा कुछ करना पड़े। बहरहाल ये वक्त भी गुजर जाएगा। इमरान खान साहब को जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी आंख में एक और इंजेक्शन लगाया गया। इस पे जो सरकार है, सरकारी तौर पे अस्पताल की जानिब से एक छोटा सा बयान भी जारी कर दिया गया कि इमरान खान साहब आए थे, वो स्टेबल थे, 74 साल उनकी उम्र है, ये उनका नाम है, ये उनके वालिद का नाम है, और उनसे इजाज़त लेके उनकी आंख का ट्रीटमेंट किया गया। एक इंजेक्शन और लगा दिया गया है। उनको डॉक्यूमेंट दे दिए गए और ये कहा गया कि जनाब अब दोबारा ये चीज़ें आपने करनी है और दोबारा आप फॉलो अप आपका किया जाएगा। अब 4 मरतबा इमरान खान साहब के इंजेक्शन हो गए। उनकी आंख में कितना फ़र्क पड़ा, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद ज़रीफ़, इन्होंने ये खबर ब्रेक की थी सुबह सुबह। बाद में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी उनको इन्फॉर्म किया गया, तो बैरिस्टर गौहर को सारा कुछ होने के बाद इन्फॉर्म किया गया, पहले नहीं बताया गया। और इन्फॉर्म भी क्या किया गया, वो एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाती है, वही हर एक को भेज दी जाती है, तो मे भी बैरिस्टर गौहर को वही भेजा गया हो। लेकिन इमरान खान की फैमिली को आगाह नहीं किया गया, ना ही उन्हें इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के दौरान इमरान खान साहब के करीब बैठने की या वहाँ पे आने की इजाज़त दी गई, और ना ही इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात की गई। ये जो सहाफ़ी हैं मोहम्मद ज़रीफ़, इन्होंने सुबह के वक्त ये खबर ब्रेक की थी, लेकिन इन्होंने साथ में 3 चीज़ें बताई हैं इमरान खान साहब की आंख के बारे में और उनकी सेहत के बारे में। अब ये 3 चीज़ों का इन्होंने दावा किया। इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब पहले से कमज़ोर हैं जब वहाँ पे उनका मुआयना किया गया। नंबर 2, उनके दांतों में भी तकलीफ़ है। नंबर 3, उनकी बिनाई मज़ीद कम हो गई है। यानी पहले इमरान खान साहब की बिनाई, दाई आंख से उनको नज़र आना बंद हो गया था, वो ख़त्म हो गई थी। फिर इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे, वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल मान ही नहीं रहा था। आसिम मुनीर साहब को भी पता था, सबको पता था। लेकिन जब ये हो गया कि आंख बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो फिर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। जब पहला इंजेक्शन लगा तो 15% इमरान खान साहब की बिनाई वापस आई थी। अब 15% विजन क्या होता है, ज़रा आप अपने मोबाइल फ़ोन पे गूगल सर्च करके देख लें कि अगर 15% किसी का विजन है तो वो कितना है। वो आप चीज़ को पहचान भी नहीं पाएंगे, आप बंदे का चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ये इमरान खान साहब का 15% विजन वापस आया था। अब ये दावा किया जा रहा है कि उनकी आंख की बिनाई मज़ीद ख़राब हो गई है। ये बड़ा अलार्मिंग है। इससे पहले इमरान खान साहब से जब एक मुलाकात करने का अदालती हुक्म पर मौका मिला बैरिस्टर सलमान सफदर को, तो उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों को क्या बताया। इसमें अलीमा खानम जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि सलमान सफदर ने हमें बताया था कि इमरान खान की आंख की हालत मज़ीद ख़राब है, और ये भी बताया था कि इमरान खान ने कहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। ये इमरान खान साहब की जो दाईं आंख है उसकी हालत यहाँ तक पहुँच गई है। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि हम 2.5 माह से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से चेकअप करवा दें। अगर आपने इमरान खान के साथ कुछ गलत नहीं किया और कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे तो फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में चेकअप करवा दें। माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान को कुछ दिया जा सकता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग हुई है। इमरान खान एक सेहतमंद आदमी है, वर्जिश करने वाला आदमी है। ऐसे आदमी के साथ इस लेवल का ख़राबी हो जाना, उनकी क्लॉट्स बनना शुरू हो जाना ब्लड में, ये बहुत गैर मुतवक्के बात है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिया जा रहा है। देखिए, आंख का मसला इमरान खान साहब को हुआ, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई। अब सनम जावेद सेम चीज़ के ऊपर, सनम जावेद पे बहुत गुस्सा है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा है, मैं जानता हूँ। और जिस तरह अहकाम दिए गए थे कि हर हाल में सनम जावेद चाहिए, जो मर्जी कर लो उसको पकड़ के लाना है। फिर अली अमीन की हुकूमत थी वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, सनम जावेद वहाँ से बाहर निकलती हैं और फिर उसके बाद उनकी मुखबरी होती है और वो वहाँ से उनको अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके उनको पहुँचा दिया जाता है लाहौर में
किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। तो ये सनम जावेद के साथ हुआ, तो उस पर भी बहुत गुस्सा है। उसकी भी एक आंख जो है वो रिपोर्ट हो रही है कि वो ठीक नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा ने रिपोर्ट किया, बताया, उन्होंने कहा जी हमने कहा डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने कहा डॉक्टर बुध को आएगा, फिर बताया कि डॉक्टर 2 हफ्ते के बाद आएगा, तो 2 हफ्ते के बाद सनम जावेद की आंख चेक करवाएंगे। यानी उनका भी एक ऐसा नुकसान हो रहा है, पता नहीं वो रिकवर होगा या नहीं होगा। बहरहाल ये चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वो बेचारी दोबारा से मंगल का दिन था, मुलाकात के लिए पहुंची, क्योंकि यहाँ पे आसिम मुनीर साहब का ऑर्डर है और एक जिद है निज़ाम की कि नहीं मिलने देना, तो नहीं मिलने दिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, पता नहीं कहाँ खड़ी थी। वहाँ पे तो इमरान खान की बहनें अकेली खड़ी थी, चंद लोग थे उनके साथ। यानी अडियाला के बाहर जो तादाद है लोगों की वो कम होती जा रही है। इमरान खान की कैद तन्हाई, इमरान खान का बेगुनाह जेल में होना, इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना और किसी से ना मिलने देना, फिर उनकी आंख का ख़राब हो जाना, फिर उनको इलाज के लिए छुपा के रात के अंधेरे में बाहर लेकर आना, ये सारी चीज़ों को मौजूदा निज़ाम ने इतना नॉर्मलाइज नहीं किया जितनी सहूलतकारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीज़ों को इतना नॉर्मल ले रही है, इतना नॉर्मल ले रही है जैसे कोई बहुत रूटीन की बात है, मसला ही कोई नहीं है। यानी नवाज शरीफ का मुझे याद है कि छोटा सा कोई मामला हो जाता था ना, कोई झूठ भी बोल देता था डॉक्टर, तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर आग लग जाती थी, हर तरफ रोला पड़ जाता था। हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हर तरफ लोग निकल आते थे, रोला डाल देते थे। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर यानी इमरान खान के पास मकबूलियत की वो मिराज है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसका नवाज शरीफ सारी ज़िंदगी कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी नवाज शरीफ का ख्वाब, किसी भी लीडर का ख्वाब होता है कि वो इस लेवल का मकबूल हो जाए, तो इमरान खान साहब इतने मकबूल हो गए, लेकिन आज कोई भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में से उनके लिए उठने को तैयार नहीं है। पीटीआई ने सुहेल अफरीदी से शिकवा शुरू कर दिया है। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बनाया था, और ये सोच कर बनाया था कि नौजवान हैं, निकलेंगे, काम करेंगे, जोर लगाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट बनाएंगे, एक मोमेंटम कायम करेंगे, जो अली अमीन गंडापुर उस वक्त नहीं कर पा रहे थे। लोग उनके बहुत खिलाफ हो गए थे, मायूसी बहुत फैल गई थी। तो अब जो है अहमद खान न्याजी, जो इमरान खान साहब के अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामला को देखते थे और इमरान खान के बहुत करीबी भी हैं। इनको कोई लालच वालच नहीं होगा इमरान खान से, इन्होंने कौन सा कोई मिनिस्टर बन जाना है या कोई और काम करने हैं, ये सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी किया करेंगे। पहले भी वही करते थे, वो रिश्तेदारी के चक्कर में साथ हैं। उन्होंने कहा जी हम 6 महीने से सुहेल अफरीदी से पूछ रहे हैं कि हमें इमरान खान की रिहाई का रोड मैप दे दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान को फुटबॉल बना लिया है। सुहेल अफरीदी अचकजई के पास भेज देता है, अचकजई जुनेद अकबर के पास भेज देता है, और वो बैरिस्टर घोर के पास भेज देता है। अब मर्दान में उन्होंने फुटबॉल को उठाकर अडियाला जेल भेज दिया है कि जब तक इमरान खान कोई लाया अमल नहीं देते हम कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहाँ लाया अमल देना है? इमरान खान की बहन ने पहले कहा था कि इमरान खान कभी ये नहीं कहेगा कि सारी कौम मेरे लिए या मेरी रिहाई के लिए बाहर निकल आए। ये तो फैसला आपको खुद करना है कि आपको इमरान खान चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा, अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, कोई बातचीत करेगा तो इमरान खान साहब को कोई पैगाम बाहर आएगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। बाड़ा में नाजरीन जब ड्रोन हमला हुआ और उसके नतीजे में वहाँ पे नुकसान हो गया तो लोग एहतजाज कर रहे थे। अब लोग एहतजाज कर रहे थे, मुजाहिरीन पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। अब ये खैबर पख्तूनख्वा है, अगर देखें पंजाब में जो पुलिस करती है या सिंध में या बलूचिस्तान में जो पुलिस करती है उसकी ज़िम्मेदार अगर वहाँ की सूबाई हुकूमतें हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ पुलिस करती है उसकी ज़िम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। एक तो ड्रोन हमला होता है जिसके बारे में इमरान खान ने मना किया है, दूसरा ड्रोन हमले का मुकदमा दर्ज नहीं होता जो इमरान खान साहब का हुक्म है, तीसरा जो लोग मुजाहरा करने निकलते हैं उनको पुलिस ही गोलियां चला देती है। तो कहाँ है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वो क्यों अजीबोगरीब काम कर रही है? यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हाल ही में उन अफसरान को नवाजा है और ज़बरदस्त किस्म के ओहदे उनको दिए हैं जिन अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े थे, जिन्होंने मुकदमा दर्ज किए, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किए, जिन्होंने छापे मारे, गिरफ्तारियां की। उन अफसरान को हाल ही में बहुत नवाजा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। नंबर 1 तो ये बात आप ज़हन में रखें। नंबर 2, बिल्कुल एक खामोशी है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं। ये कहा गया कि हम नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, वो मामला भी जो है वो कहीं गायब हो गया, समझ ही नहीं आई वो किधर गए नौजवान सारे। तो सुहेल अफरीदी ने इस मामले का नोटिस तो लिया है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि क्या सूबाई इदारे उनसे ताउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पुलिस उनकी बात मान रही है या नहीं मान रही। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने भी अपनी गलतियों का आगाज़ इसी बात से किया था कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं सुनती थी और वो ये
साबित करने की कोशिश करते थे कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। यानी वो सच नहीं बोल रहे थे, सच से भाग रहे थे। अब सुहेल अफरीदी साहब के साथ अगर ये मामला है और वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही, तो उन्हें खुलकर बताना चाहिए कि ये कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं। हमारे पास जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, ये बात उन्हें बतानी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी माजी में बताती रही है, तो इनको बताने में क्या प्रॉब्लम है। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद में 3 शानदार जजेस से जान छुड़वा ली है बिलाखिर। लेकिन जिन जजेस ने खत लिखा था उन सबको निशाने इबरत तो बनाना था। तो कुछ जजेस चले गए, कुछ जजेस रह गए। एक आधे को किसी को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, किसी को इधर कर दिया, किसी को उधर कर दिया। तो करते कराते जिन जजेस से प्रॉब्लम था उनमें से 2 के नाम तो चले वापस ले लिए गए। 3 जजेस खत लिखने वाले उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भिजवा दिया गया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शानदार जज है। जस्टिस बाबर सत्तार, इन्हें पेशावर भिजवा दिया गया। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़, इन्हें जो है सिंध में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, सिंध हाई कोर्ट चली गई है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जान छुड़ा ली उन जजेस से जो इस्लामाबाद के अंदर इंसाफ की बात करते थे। लेकिन ये जजेस एक बात याद रखें, आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आपको सलाम है। पूरा पाकिस्तान आपको सलाम करता है। आपका नाम तारीख में सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। जुडिशरी को जब भी हम याद करेंगे आपके नाम को अच्छा समझेंगे, आपके बारे में मुस्बत बात की जाएगी। पता नहीं आप कितना अरसा और इस नौकरी के ऊपर रहेंगे, आप कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कभी आपके दौर में अच्छा वक्त आ जाए, हो सकता है कि ये इसी तरह चलता रहे और अदालत मजीद गिरावट का शिकार होती रहे। लेकिन आपने अपने हिस्से का काम किया क्योंकि आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं जानता हूँ जजेस के सामने कंप्रोमाइज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी गई, बार बार रखी गई। लेकिन ये वो जजेस हैं जो सितारों की मानंद हैं। ये वो जजेस हैं, नए जजेस को इनसे सीखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए कि अगर आप ना झुके तो आपको कोई झुका नहीं सकता। अगर आप कानून और आइन के मुताबिक खड़े हो जाएं तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये जजेस हारे नहीं हैं, धकेल दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी। तो शानदार जजेस हैं, सलाम है इनकी एफर्ट को। और जो कुछ इस हुकूमत ने किया वो तो इनको करना ही था। नाज़रीन, PIA जो है वो पूरी की पूरी बिक गई है। अब वो एक निजी कंपनी है, इसका पाकिस्तान की रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी रियासत का इसके ऊपर से मुकम्मल कंट्रोल ख़त्म हो गया है। जो 25% बाकी रह गई थी उसके लिए भी 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करवा दी गई है। यूं औने पौने पाकिस्तान के एक बड़े असासे को बेच दिया गया और फौजी फाउंडेशन इसमें एक बहुत बड़ा शराकतदार है। आरिफ हबीब एक शराकतदार है, 1-2 और लोग भी हैं। लेकिन असल में तो आपको पता है ना मामला क्या है, किसने किसको नवाजा और कैसे नवाजा, ये हम सब जानते हैं। तो एक शानदार एयरलाइन जिसके रूट्स की कीमत इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, जिसके तैयारों की कीमत इससे बहुत ज़्यादा है, जिसके स्पेयर पार्ट जो पड़े हुए हैं वो भी उस मालियत से ज़्यादा के हैं जितने पैसों में इसको बेच दिया गया था। तो औने पौने पाकिस्तान की एक शानदार एयरलाइन, पहले उसको तबाह किया गया, बर्बाद किया गया और फिर उसको औने पौने ऐसे बेचा गया कि जो उसकी असल कीमत है उसका भी चंद फीसद भी वसूल नहीं किया गया। तो ये पाकिस्तान के इदारों को इस तरीके से तबाह किया जाता है और बेच दिया जाता है। आदाद शुमार के मुताबिक खित्ते की जो सबसे महंगी तरीन बिजली है वो पाकिस्तानी खरीद रहे हैं। हमारा मुकाबला भारत के साथ होता है ना नॉर्मली। तो भारत में तो कई इलाकों में या कई जो भारत की रियासतें हैं, जो एरियाज़ हैं, जैसे कि दिल्ली है, यहाँ पे 200 यूनिट तक तो वो बिल ही नहीं लेते। यानी अगर कोई 200 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करता है उससे बिल लेते ही नहीं है। और भारतीय लोगों की आमदन पाकिस्तान के लोगों की आमदन से बेहतर है। यानी वहाँ जो लोगों के कमाई है, सालाना कमाई एवरेज, वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा है। हालांकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तानियों से सस्ती बिजली लेते हैं। वहाँ जो घरेलू सार्फिन हैं उनको बिजली बहुत कम कीमत में मिल रही है, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कीमत में मिल रही है। लोड शेडिंग जैसे पाकिस्तान में हो रही है वैसे तो भारत में भी नहीं हो रही है। और भारत के अंदर इस वक्त कोई बहुत बड़ा बहरान भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के ईरान से भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों के ऊपर पाकिस्तानी वज़रा के मुताबिक गैस और पेट्रोल के जो टैंकर्स हैं ना, उनकी मंडी लगी हुई है। हमारे अपने वज़ीर ने कहा कि लाइनें लगी हुई हैं जनाब यहाँ पे गैस की और पेट्रोल की पाकिस्तानी बंदरगाह के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ लोड शेडिंग भी है, पेट्रोल भी महंगा है। इंडिया में ये सारा कुछ नहीं है। तो असल मसला जो है ना वो IPPs का है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो करूंगा, मैं बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इस पर मैं काम कर रहा हूँ कि किस तरीके से IPPs ने पाकिस्तानियों को नचोड़ दिया है। नाज़रीन, अब ज़रा बैन अवी खबरों पर आ जाएँ। ईरानी तजावीज़ जो ईरान ने दी हैं अमेरिका को कि इन चीज़ों को इस तरीके से हल कर लेते हैं, और ये कहा कि जो जौहरी मनसूबा है हमारा
या जो एटमी हमारा प्लान है उसके ऊपर बाद में डिस्कस कर लेते हैं और इसको डिस्कशन में डाल देते हैं, आलमी इदारे भी साथ में आ जाएंगे। लेकिन आबने हुर्मुज़ को खोल देते हैं और अमेरिका भी नाकाबंदी ख़त्म कर दे। तो इस पर बड़ा ठंडा रद्दमल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कोई ख़ास इस पर तवज्जो दी नहीं। ईरानी तजावीज़ के ऊपर तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप एक मुस्बत रद्दमल देगा और वो इसको खोलने की कोशिश करेगा, तो वो मुस्बत रद्दमल नहीं आया। अब ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए तजावीज़ पहुँचाई थी, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल अमेरिका की जानिब से नहीं मिला है। अच्छा, ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने करनी है ना बातचीत, तो यूरेनियम के ऊपर आप हमारा हक पहले तस्लीम करें और उसके बाद देखें अगर तामीरी मकासद के लिए कोई मनसूबाबंदी की जाती है, जौहरी तनसीबात लगाई जाती हैं, तो वो तो कबूल की जानी चाहिए। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है। फौरी तौर पे अगर कोई जंगबंदी करनी है, कोई मुज़ाकरात करने हैं, तो आपने हुर्मुज़ के ऊपर कर देते हैं। लेकिन अमेरिका ने बड़ा ठंडा रद्दमल दिया है। आज की इतला ये है कि बहुत सारे जहाज़ आपने हुर्मुज़ में से गुजरे हैं और एक रशियन जहाज़ जो बड़ा लग्जरी, बड़ा तगड़ा जहाज़ है, बहुत बड़ा, वो अमरीकी नाकाबंदी में से गुजर गया। उसको किसी ने छेड़ा भी नहीं, रोका भी नहीं। तो रूस की एक अहमियत और ताकत तो है। अमेरिका को ये आइडिया हो गया कि अगर ईरान ने उनके साथ ये किया है तो रशिया पता नहीं उनके साथ क्या करेगा। लेकिन एक दावा अमेरिका से अब सामने आ रहा है, वो ये है कि ईरान के अंदर पेट्रोल की किल्लत होने वाली है और ईरानियों को बहुत बड़ा मसला जो है उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब इसराइल तेज़ी से फ़ौजी भर्ती करने का मनसूबा बना रहा है और बड़ी तादाद में फ़ौजियों की भर्ती का आगाज़ करने जा रहा है, क्योंकि जो इसराइली फ़ौज का सरबराह है उसने कहा कि 2026 जो है वो हमारा लड़ाई का साल है और इस साल हमने बहुत लड़ाई लड़नी है और मुख्तलिफ महाज़ों पे इसराइल को लड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि इसराइल ने बहुत सारी लड़ाई लड़नी है तो उन्हें ताज़ा फ़ौजी चाहिए और बड़ी तादाद में फ़ौजी चाहिए, तो वहाँ फ़ौजियों की अब भर्ती शुरू हो गई। अब इसमें वजह वो ये बताते हैं कि ज़्यादा एरियाज़ पे ज़्यादा लड़ाई करनी है तो ज़्यादा फ़ौजी चाहिए और कम शिफ्टों के अंदर फिर फ़ौजियों को काम करना पड़ेगा। इसराइली फ़ौज जो है वो दुनिया की उन फ़ौजों में से है जिसको बेहतरीन साजो सामान दिया गया है और यानी अब दुश्मन की फ़ौज भी हो ना तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही फारग है। जो क्वालिटी दुश्मन की फ़ौज में उसको भी तस्लीम किया जाना चाहिए था। मुनज़्ज़म फ़ौज है, बेहतरीन हथियार है उनके पास, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है इसराइली फ़ौज के पास और उनकी ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो बहुत भारी हमले कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन उसके पीछे अमेरिका की बहुत बड़ी सपोर्ट भी है। ये उनकी एक पॉलिटिकल कामयाबी है। तो जब अमेरिकन सपोर्ट उसके साथ मिलती है तो वो बड़े दलेर हो जाते हैं। उन्होंने बहुत हमले किए हैं, बहुत सारे मुल्कों पे हमले किए, अपने से बड़े ममालिक, ताकतवर ममालिक, उनके ऊपर अटैक किए। और ये भी एक हकीकत है, अगर आज अमेरिका पीछे हट जाए तो इसराइली फ़ौज जो है वो चंद दिन भी खड़ी नहीं रह सकती अपने ईरान के मुकाबले में या अरब ममालिक के मुकाबले में, वो नहीं खड़े रह पाएंगे। बहरहाल वो अपनी फ़ौजियों की तादाद बढ़ा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में अभी भी लड़ाई चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो आने वाले इलेक्शन में पहले से ही शिकस्त नज़र आना शुरू हो गई है। कैसे, ये ज़रा आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने धांधली का रोना रोना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तो कोई बात हुई नहीं, अभी तो मामला शुरू ही नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि 2020 में उनके साथ धांधली हुई, तो इस वजह से अभी से उन्होंने रोला डाल दिया है और उन्हें ये नज़र आ रहा है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है उनमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा अमेरिकाज इलेक्शन आर रिग्ड, स्टोलन एंड लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अमेरिका के इलेक्शन धांधली हुई, चोरी किए गए और पूरी दुनिया में मजाक उड़ा। और पाकिस्तान में जिस फील्ड मार्शल को और वज़ीर आज़म को वो पसंद करते हैं वो तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी करके आए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए कुछ और पसंद करता है और दुनिया के लिए कुछ और पसंद करता है। ये मुनाफकत नहीं है तो और क्या है। डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए कि जिनको वो पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहा है वो तो 17 सीटों वाले हैं और फार्म 47 वाले हैं। उसने कहा जी कि हम या तो इसको ठीक करेंगे, ये बड़ी सख्त बात की। उसने कहा जी वी आर एदर गोइंग टू फिक्स दैम और वी वुड नॉट हैव अ कंट्री एनी वे एनी लॉन्गर, कि या तो हमारा मुल्क ही नहीं रहेगा या हम इसको ठीक करेंगे। मैं तमाम रिपब्लिकन्स को ये कह रहा हूं जो उसकी अपनी पार्टी है कि सेव अमेरिका एक्ट, ऑल वोटर मस्ट शो वोटर आईडी, यानी जो भी वोटर आएगा वो वोटर आईडी अपनी शो करेगा और तमाम वोटर्स को अपनी सिटीजनशिप का प्रूफ देना पड़ेगा वोट देने के लिए। और जो मेल बैलेट्स हैं, यानी जो लोग वहाँ मौजूद नहीं होते वो मेल के ज़रिए अपना वोट डाल देते हैं, वो अब ख़त्म कर दिया जाए, सवाए ऐसे लोगों के जो माजूर हैं या ऐसे लोगों के जो फ़ौज में हैं या ऐसे लोगों के जो ट्रेवल कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब पहले से ही रोला डालना शुरू हो गए हैं कि धांधली धांधली धांधली, क्योंकि
उन्हें नजर आ रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या होना है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा है, थोड़ा अर्सा पहले कहा कि मिड टर्म इलेक्शन होने नहीं चाहिए, ये क्या मजाक है, ये क्यों होते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में मैं हार गया तो मुझे मुआखजे का सामना करना पड़ेगा, मुझे इम्पीच करेंगे। तो उनको अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पे फैसला करना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद उन्होंने किसके साथ अपने ताल्लुकात पहले से बनाकर और बेहतर बनाकर रखने हैं। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।